गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे और एक बार मुझे वाई टाइप करके कंफर्म कर देंगे क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। एक बार बता देंगे भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। देन उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज से हम क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंट क्रॉप्स जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं, कल लास्ट क्लास में यानी कल की जो क्लास थी उसमें एंड में मैंने आपको बताया भी था कि इन क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है पैडी यानी धान के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार प्लीज इन्फॉर्म कर देंगे वाई टाइप करके क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, डन है। चलो स्टार्ट करें। तो हमारा जो आपका टॉपिक रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पैडी यानी राइस के बारे में, धान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रो देना है, बेसिक इंट्रो देना है। बेसिक इंट्रो के अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी है कल मैंने आप लोगों को बताया था। फटाफट सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको बताना है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम यानी कि इसका बोटनिकल कॉमन नेम यानी इसको लोकली किस नाम से जानते हैं, तो इसे क्या है पैडी यानी धान के नाम से जाना जाता है। या फिर क्या है राइस यानी चावल भी जो है इसे बोल दिया जाता है, ठीक है। हिंदी नाम क्या है इसे, धान, ठीक है, धान इसे कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं हम चावल के नाम से इसे जानते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं इसके साइंटिफिक नेम की, ठीक है, साइंटिफिक नेम भी कह सकते हो या फिर आपका बोटनिकल नेम भी बोल सकते हो। साइंटिफिक नेम इसका जनरली क्या है, ओराइजा सटाइवा है इसका साइंटिफिक नेम। ओराइजा सटाइवा क्या है इसका साइंटिफिक नेम है। बात क्लियर हुई। और साइंटिफिक नेम को हमेशा या तो इटैलिक लिखते हैं, अब हाथ से इटैलिक तो लिख नहीं पाओगे तो उसको क्या करते हैं हम अंडरलाइन कर देते हैं। देन साइंटिफिक नेम के बाद आपको क्या लिखनी है, उसकी फैमिली लिखनी है। फैमिली उसके कुल के बारे में आपको बताना है, परिवार लिखना है। तो फैमिली इसकी कौन सी है, ग्रैमिनी फैमिली है। किस फैमिली से आपका, ये ग्रैमिनी फैमिली से है। या इसी को हम क्या कहते हैं, पोएसी फैमिली जो है आपका कहते हैं। तो ये बात होगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको बताना है क्रोमोजोम नंबर। क्या बताने हैं, क्रोमोजोम नंबर यानी आप इसे कहेंगे हिंदी में गुणसूत्र नंबर आपको बताने हैं, गुणसूत्र संख्या कितनी है। तो क्रोमोसोम नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका आ जाएगा 24। यानी एक्चुअल में आपका ये कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है, ठीक है। डिप्लॉयड नेचर का क्या है आपका होता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, बताओ भाई सभी स्टूडेंट्स, डन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको यहीं पर लिख देना है कॉमन नेम हो गया, साइंटिफिक नेम, फैमिली हो गई, क्रोमोसोम नंबर होगी। उसके बाद आपको लिख देना है इसका ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति क्या है, कहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका ओरिजिन माना जाता है इंडो वर्मा, ठीक है। इंडो वर्मा को क्या है इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। या आप कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया, क्या बोलते हैं हम, साउथ ईस्ट एशिया को जनरली क्या है इसका ओरिजिन प्लेस मानते हैं। तो ये क्या है इसकी उत्पत्ति आ जाती है, यानी उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। तो ये आपकी बेसिक इंट्रो है जो आपको देनी ही देनी है हर फसल के अंदर, चाहे कोई सी भी क्रॉप हो। कल मैंने आपको कहा था, तो ये बेसिक इंट्रो आपको देनी ही देनी है। इसके अलावा एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने 3 क्लासें ली हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। तो जो पैडी है या धान है, इस केस में थोड़ा सा आपको हटके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पैडी का जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। हमको यहाँ पर अलग अलग जो है आपके धान के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। 3 तरीके का बेसिकली धान होता है। अपलैंड राइस होता है, सेमी लैंड होता है और आपका एक लो लैंड राइस होता है। तो उन तीनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आपकी यहाँ पर मेंशन है, एक जस्ट अ सेकंड है ना। क्या नाम है, अमरजीत का नीतीश और यहाँ पर सर FMP की क्लास, अच्छा फार्म मैनेजमेंट पूछ रहे हो ना, FMP। एक बार अमरजीत फुल फॉर्म बताएंगे, कौन सी कह रहे हो क्लास आप, अमरजीत एक बार सब्जेक्ट बता दीजिए क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं है FMP क्या है ये। चलिए ठीक है,
तो ये आपका बेसिक इंट्रो हो चुका है। पैडी या धान इसका कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम देखो यहाँ पर आपको दो साइंटिफिक नेम नजर आ रहे होंगे, फार्म पावर एंड मशीनरी का। अमरजीत मैं आज बात करता हूँ, या आप टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड होंगे, जो थर्ड सेमेस्टर का टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप कनेक्टेड हैं, तो एक बार उस टेलीग्राम ग्रुप में संदीप सावल सर के नाम से एक आईडी है, उनको टैग कर देना, वो आपको आइडिया दे देंगे, क्योंकि जो क्लासेस कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब चलनी है, क्या कुछ होना है, वही मैनेज करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं भी कंफर्म कर लूंगा, बाकी आप एक टेलीग्राम में एक जो है क्वेरी डाल देना। तो यहाँ पर देखो साइंटिफिक नेम आपको दो नजर आएंगे, एक है ओराइजा सटाइवा जो आपका मुख्य साइंटिफिक नेम है और ज्यादातर यही क्या है आपका ग्रो किया जाता है। दूसरा ओराइजा ग्लैब्रिमा, अभी मैं बताऊंगा। ओराइजा ग्लैब्रिमा जो है आपका धान की ही एक प्रजाति है, स्पीसीज है। टोटल चलो बताऊंगा क्या, अभी बता देता हूं। धान की टोटल जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। टोटल कितनी है? 24 स्पीसीज पाई जाती है, यानी प्रजातियां पाई जाती हैं। उन 24 प्रजातियों में या स्पीसीज में अगर मैं बात करता हूं तो दो ही प्रजातियां जो है आपकी कल्टीवेटेड है। दो ही कल्टीवेटेड है मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि दो ही प्रजातियों की क्या है खेती की जाती है, दो ही प्रजातियों को उगाया जाता है। उसमें से एक प्रजाति आपकी आ जाती है ओराइजा सटाइवा, जो कि सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, एशियन राइस के नाम से जाना जाता है और सबसे ज्यादा इसी को कल्टीवेट किया जाता है। दूसरी है ओराइजा ग्लैब्रिमा, इसे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर ही ग्रो किया जाता है, यानी अफ्रीकन नाम के राइस के नाम से इसे जानते हैं, और वेस्ट अफ्रीका में ही इसे ग्रो करते हैं और कहीं इसे ग्रो नहीं किया जाता है। तो ये दो प्रजातियां हैं। फैमिली आपकी पोएसी या ग्रैमनी फैमिली हो चुकी है। क्रोमोसोम नंबर 2 = 24 होता है। ओरिजिन इसको इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया क्या है इसका ओरिजिन प्लेस होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका सब स्पीसीज या ज्योग्राफिक रेसिस के बारे में, यानी कि धान की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टोटल आपकी कितनी 24 यानी 24 प्रजातियां हैं धान की। ठीक है, 24 प्रजातियां, उन 24 प्रजातियों में से सिर्फ आपकी दो प्रजातियां कल्टीवेटेड है, एक ओराइजा सटाइवा, दूसरी ओराइजा ग्लैब्रिमा। जो ओराइजा सटाइवा है इसकी फर्दर जो है 3 आपकी सब स्पीसीज आ जाती हैं, ये स्पीसीज है। देन अगेन आपकी क्या है सब स्पीसीज है। जैसे अगर बात करता हूं ओराइजा स्टाइवा, ये आपकी क्या है स्पीसीज है, तो इसके अंदर अगेन आपकी सब स्पीसीज आ जाती हैं, इंडिका, जैपोनिका, जावानिका। सिर्फ इतना याद रखना है, इंडिका जो है ये आपकी इंडिया के अंदर कल्टीवेट की जाती है। देन इसके अलावा मैं बात करता हूँ जैपोनिका, जैपोनिका जो है आपकी जापान के अंदर कल्टीवेट की जाती है। देन अगर मैं बात करता हूँ जावानिका, जावानिका जो है ये आपकी इंडोनेशिया, कहां पर लिखूं भाई, ये आपकी यहां लिख देता हूं, इंडोनेशिया के अंदर क्या है आपका इसको ग्रो किया जाता है। बात क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट दूसरी प्रजाति है ओराइजा ग्लैमरामा, जिसे आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके A4 साइज नोट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो चीजें समझाने की है वो मैं वहां पर समझाऊंगा आपको, बाकी जो चीज यहाँ से पढ़नी है वो यहाँ से पढ़ेंगे। तो जैसे बेसिक चीजें देखो, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, सब स्पीसीज के बारे में, जैसे इंडिका है इसे आपका इंडिया के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो इंडिया के अंदर जो है आपका कल्टीवेट होता है धान या राइस, जो इंडिया के अंदर कल्टीवेट होता है, ये क्या है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? यानी जहां का तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है और बारिश भी क्या है अच्छी खासी होती है। सब ट्रॉपिकल रीजन कौन से होंगे? यहाँ पर जहां पर जनरली क्या है तापमान इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो वो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं। सर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे हमारे। अमरजीत सिंह फार्म पावर एंड मशीनरी के लिए पूछ रहे हो क्या? अमरजीत सिंह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी फार्म पावर एंड मशीनरी से जो क्वेरी है आपकी, या तो वो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना या फिर क्लास के एंड में पूछ लेना, क्योंकि क्लास के बीच में बेटा क्लास डिस्टर्ब होती है ना। अगर आपके पास ये खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन सब्जेक्ट है तो आप इस क्लास को लगा सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, हम वहां से कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक आपको जो ओरिएंटेशन क्लास है उसके PDF में मिल जाएगी। सर एग्रोनॉमी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वाइज ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, टॉपिक वाइज ही तो पढ़ा रहा हूँ ना। आपका सिलेबस देखना, उसमें पैडी कल्टीवेशन जो है आपका दिया गया है, और कैसे टॉपिक वाइज पढ़ना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब अमरजीत खुल के बोलिए, या तो खुल के बताइए क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ाना है ना।
क्योंकि मैं टॉपिक वाइज ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका सब स्पीसीज के अंदर आपका इंडिका जो कि इंडिया के अंदर ग्रो होती है, देन जैपोनिका जो कि आपकी जापान के अंदर क्या है ग्रो होती है। देन इसके अलावा बात करता हूँ जावानिका, तो जावानिका जो है वो आपकी इंडोनेशिया के अंदर क्या है ग्रो होती है। आपको ज्यादा एग्जाम के अंदर इसमें इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि टोटल धान की जो है 24 प्रजातियां पाई जाती है। जैसे मैंने बताया 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति आपकी ओराइजा सटाइवा है, इसकी फर्दर 3 प्रजातियां होती हैं, इंडिका जो इंडिया में ग्रो होती है, जैपोनिका जापान में ग्रो होती है, और जावानिका जो इंडोनेशिया के अंदर ग्रो होती है। जो इंडिका है इंडिया के अंदर जो ग्रो होती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होती है। जैपोनिका वाली जो है वो आपकी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन के अंदर क्या है आपकी ग्रो होती है। देखिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ग्रो होती है। देन जावानिका जो कि आपकी इंडोनेशिया में क्या है मेनली ग्रो की जाती है। ओराइजा ग्लैब्रिमा ये वेस्ट अफ्रीका के अंदर क्या है सिर्फ आपकी ग्रो होती है। अमरजीत, इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ली थी, क्या आपने वो 3 क्लासेस अटेंड की हैं? एक बार यस और नो करके बताएंगे। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ली हैं, क्या आपने वो तीनों क्लासेस लगाई हैं? है ना, प्लीज बता देंगे। देन अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर देखो आपको क्या लिखना होता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का मतलब होता है यानी आप धान को कैसे कैसे यूज करते हैं, कहां कहां पर इसका यूज होता है। तो अगर मैं आपकी धान की बात करता हूं, पैडी की बात करता हूं, तो जैसा ये आपको पता है ये क्या है जनरली स्टेपल फूड है। सबसे पहली बात ये क्या है आपका बेसिकली स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब समझ रहे हो? स्टेपल फूड का मतलब है यानी कि मुख्य भोजन। ये लोगों का जनरली क्या है आपका मुख्य भोजन है। बात समझे कि नहीं समझे? मुख्य भोजन है, यानी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर लगभग क्या है 60% जो पॉपुलेशन है, 60% पॉपुलेशन है वो जनरली क्या है आपका राइस को कंज्यूम करती है, राइस को खाती है ना। राइस को क्या है कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है। देन अगर मैं बात करता हूं आपके धान की या पैडी की, तो इसके अंदर अगर मैं जैसे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूं, है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करता हूं, न्यूट्रिशन वैल्यू। तो न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ग्रेन होता है या फिर कह लीजिए जो आपका सीड होता है उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके अंदर अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कितना पाया जाता है, लगभग आपका 60 to 70% क्या है कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। खासकर अगर मैं बात करता हूं आपका ब्राउन राइस, तो यहाँ पर ब्राउन राइस का एक्सेप्शन आप लिख लेंगे। जो भूरा चावल होता है ब्राउन राइस होता है, यानी ब्राउन राइस बेसिकली किसे कहते हैं, जैसे धान है, धान का छिलका अलग कर दिया जाता है, छिलका अलग करने के बाद भूरा चावल मिलता है। जो हम सफेद खाते हैं ना ये पॉलिश्ड राइस होता है, लेकिन ब्राउन चावल क्या छिलका हटाने के बाद जस्ट आपका होता है जिसे ब्राउन राइस कहते हैं। उसके अंदर लगभग आपका 78% तक जो है आपकी क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट जो है देखने को मिलती है, या स्टार्च पाया जाता है। वहीं पर अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रोटीन की, तो जो आपका चावल होता है इसके अंदर प्रोटीन बेसिकली कितना होता है, 6 से 7% क्या है आपका प्रोटीन पाया जाता है। अगेन अगर मैं बात करता हूं ब्राउन राइस की यानी भूरे चावल की बात करता हूं, तो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है, यानी 7.9% तक क्या है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फैट की यानी कि वसा कितनी होती है, तो 2 से 2.5% के अराउंड क्या है इसके अंदर फैट जो है आपकी पाई जाती है। तो ये इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात होगी। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि चावल को हम पकाकर खाते हैं, या फिर आपके चावल का जैसे डोसा वगैरह हो गया, या फिर आपकी बाकी चीजें होंगी वो भी क्या है काफी बनाई जाती है। तो वो सी चीजें क्या है आप इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर मेंशन कर सकते हो यानी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है इसे कंज्यूम करती है। 90% तक जो चावल का प्रोडक्शन है और कंजप्शन है वो एशियन कंट्रीज जो है वहां पर आपका किया जाता है। वहीं पर अगर नेशनल स्टेटस की बात करता हूँ यानी इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंज्यूम आपका किया जाता है सीरियल्स वो आपका चावल ही है। दूसरे नंबर पर आपका गेहूं आता है, पहले नंबर पर क्या है चावल ही आपका आता है। वहीं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करता हूं तो चावल के अंदर जो व्हाइट राइस होता है 6 से 7% प्रोटीन होती है। ब्राउन राइस जो होता है उसके अंदर 7.9% प्रोटीन होता है। आपका 2 से 2.5% फैट जनरली देखने को मिलता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो मैंने आपको बता ही दिया 60 से 70%, या ब्राउन राइस भूरे चावल के अंदर 78% तक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू की बात होगी। देन एरिया एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं।
अमृत सिंह आपने बताया नहीं बेटा, बुरा नहीं मानते है ना, बुरा नहीं मानते। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि सर तो ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, कहाँ पूछे, है ना। बताइए क्या दिक्कत है, कैसे आपका कहने मतलब आपके कॉलेज में या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी है उसमें कैसे सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं? क्योंकि मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर कुछ करवा रहा हूँ आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। और स्टार्टिंग की 3 क्लास, जो भी स्टूडेंट आप में से अगर कोई नया है, आज पहली बार क्लास में आ रहा है, तो इससे पहले मैंने 3 क्लासें करवाई हैं। उन 3 क्लासेस को बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अब मैं जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो एक्सप्लेन मैं दोबारा से नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यही करता रह गया, तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना? डोंट बी माइंड, मतलब माइंड मत करना, ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि ये 3 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 क्लासें अगर आप लोगों ने की अटेंड तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, नहीं वर्ल्ड लेवल पर। तो एरिया में इंडिया जो है पहले नंबर पर आता है, चाइना दूसरे नंबर पर है। प्रोडक्शन में भी इंडिया पहले नंबर पर आता है, चाइना दूसरे नंबर पर है। पहले जनरली क्या कुछ बुक्स के अंदर अभी भी आपको होगा जो है चाइना पहले नंबर पर देखने को मिल रहा होगा, बट अब जनरली क्या है, चाइना दूसरे नंबर पर हो चुका है, इंडिया आपका पहले नंबर पर आ गया है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस वाली, यस सर अटेंड के सर, वीडियो स्टॉप ऑडियो आल्सो फंबल, ओके। मैं एक बार अब अमरजीत, ओके ठीक है। क्या किसी और स्टूडेंट्स को भी वीडियो की जो है रुकने की प्रॉब्लम आ रही है भाई? प्लीज अब रिस्पॉन्स कर देना। बाकी जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या आपको भी ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है? प्लीज बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे यस और नो करके। नो सर, ओके ठीक है। आकृति, नीतीश, अमरजीत, बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही है, मे भी आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है। अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत होती तो सभी को प्रॉब्लम हो रही होती। डन, आई होप समझ रहे होंगे आप इस बात को। चलो, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, या फिर आपका ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ये आपको डेटा, ये लेटेस्ट डेटा है। कल भी मैंने कहा था अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, बट मैं आपको लेटेस्ट डेटा दूंगा अकॉर्डिंग टू जो आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डेटा है। नेक्स्ट, अगर मैं नेशनल सिनेरियो की बात करता हूँ, यानी इंडिया की अगर बात करूं, तो एरिया में सबसे ज्यादा चावल वेस्ट बंगाल के अंदर उगाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, फिर तीसरे नंबर पर बिहार आता है एरिया में। वहीं प्रोडक्शन की बात करता हूं, उत्पादन कौन सबसे ज्यादा देता है, तो उत्पादन में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। वहीं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, यानी यील्ड पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर एरिया से सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो आपका पंजाब है। प्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हो, यानी पूरे स्टेट की बात हो रही है। जैसे आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल वो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, देन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, यानी 1 हेक्टेयर एरिया से सबसे ज्यादा उत्पादन कौन दे रहा है, तो वो आपका यहाँ पर पंजाब दे रहा है। कौन दे रहा है? पंजाब दे रहा है। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में, हम यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में हम यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे एंड सोइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में, बताओ भाई सभी स्टूडेंट्स, बताया ना एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है वही चीजें, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, या फिर कह लो आप क्लाइमेट रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपकी जो है क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में बेसिकली आपको ये बात पता है, धान या चावल जो होते हैं ये कैसे आपकी है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्या है, इसे चाहिए होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्या है आपका चाहिए होता है पैडी को। इसके साथ ही साथ जो आपका धान है, इसे ये जनरली कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है। ये कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है? शॉर्ट डे प्लांट का मतलब यानी ऐसा पौधा जिसे क्या है, जब ग्रोथ होगी, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ इसके अंदर जब होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जब इसके अंदर होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक वृद्धि जब इसके अंदर होगी,
तब उसे दिन जनरली क्या है लॉन्ग डे चाहिए होंगे, यानी दिन क्या है बड़े चाहिए होंगे। लेकिन जब उसके अंदर क्या है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, यानी जब उसके अंदर फूल लगेगा या बीज बनेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, तो उस समय क्या है दिन उसे जनरली कैसे चाहिए होंगे, छोटे चाहिए होंगे, यानी शॉर्ट डे उसे क्या है चाहिए होते हैं। तो ये आपकी ऐसी फसल होती है। बात क्लियर हो चुकी है, इतनी बात सभी को पता है। क्लाइमेट की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की, यानी तापमान की बात करते हैं। तो देखो वैसे आपका जर्मिनेशन के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्लावरिंग के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप एक नॉर्मल टेम्परेचर लिख सकते हैं 21 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है आपका इसे चाहिए होता है। कितना? 21 से 32 डिग्री सेल्सियस क्या है इसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर सोयल की बात करते हैं, यानी मिट्टी की अगर बात करें, तो धान कैसी मिट्टी में होता है? रेतीली मिट्टी में होता है या चिकनी मिट्टी में होता है? बताओ भैया, आप लोगों ने धान की खेती देखी होगी। रेतीली मिट्टी चाहिए होती है, चिकनी मिट्टी चाहिए होती है? बताओ कैसी मिट्टी चाहिए होती है? चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि अगर रेतीली मिट्टी हुई तो पानी भरोगे तुरंत वो बह जाएगा, आपका पानी तुरंत गायब हो जाएगा खेत में, तो कितना पानी देते फिरोगे, है ना। तो जो धान की खेती होती है उसे जनरली क्या है आपकी कह सकते हो क्ले सोइल्स, ठीक है। क्ले लोम सोइल जो है इसके लिए बेस्ट रहती है, क्ले लोम सोइल जो है इसके लिए बेस्ट रहती है, जिसका पीएच यानी जो है आपका पीएच जिसका कितना होता है 4 से 6 पीएच क्या है आपका चाहिए होता है। 4 से 6 पीएच क्या है आपका चाहिए होता है। आकृति शर्मा, बहुत बढ़िया। यानी ऐसी मिट्टी चाहिए होगी जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो, तो क्ले लोम सोइल आप कह सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या कह सकते हो क्ले सोइल कह सकते हो, है ना। या फिर आप क्या कह सकते हैं क्लेई सोइल्स जो है वो आपकी क्या है इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो ये आपका यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। तो बाकी आपका डिटेल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको भी डिटेल में पढ़ना है। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्लाइमेट के अंदर मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आता है। अगर मैं बात करता हूँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसे चाहिए होता है। टेम्परेचर की बात करूं तो 21 से 37 डिग्री, यही लिखवाया ना मैंने, कहाँ गया 21 से 32 डिग्री है, बट आप इसको 21 से 32 डिग्री भी कर सकते हो, 21 से 37 डिग्री भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली अगर टेम्परेचर अंदाजे से लिखोगे, क्योंकि आप ऐसे कितनी फसलों का याद रखोगे, समझे कि नहीं समझे। तो आप जनरली क्या है खरीफ क्रॉप यानी तापमान अगर इसके अराउंड लिखते तो हो जाएगा काम। देखो यहाँ पर 21 से 32 कहीं ना कहीं आपका मैच खाएगा। देखो 20 से 32 आपका मैच हो रहा है, तो 21 से 37 आपकी एवरेज ग्रोथ पीरियड के लिए है। जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ के लिए 20 से 32 है। एंथीसिस या ब्लूमिंग यानी कि फ्लोवरिंग के लिए 26.5 से 29.5 है। राइपनिंग यानी मैच्योरेशन के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आप अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तुम लिख रहे हो 40-45, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर 2-4-5 डिग्री ऊपर नीचे होता है तो चल जाएगा काम आपका, ठीक है। क्लेई सोइल बेस्ट फॉर वाटर रिटेंशन, बहुत बढ़िया अमरजीत, एकदम सही कह रहे हो। इसीलिए हम इसके लिए क्लेई सोइल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सोइल टेक्सचर की बात करें तो आपका जनरली फाइन टेक्सचर क्ले एंड क्ले लोम सोइल जो है इस्तेमाल में ली जाती है। वही हमने यहाँ पर लिखी है क्ले लोम एंड आपकी क्ले सोइल क्या है इस्तेमाल में ली जाएगी। और पीएच जो है वो 4 से 6 पीएच क्या है आपका मिट्टी का होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा कि पौधे सांस कैसे लेते हैं? क्या आपके मन में पता है? क्या सॉरी, क्या आपको ये पता है पौधे सांस कैसे लेते हैं? हाँ, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल सही है। पौधे सांस कैसे लेते हैं बताओ? जड़ से लेते हैं या पत्ती से लेते हैं? बस इतना सा बता दो। तो पौधे सांस लेते हैं जड़ से। और अगर क्या है आप खेत के अंदर, बहुत बढ़िया नीतीश कुमार, है ना, अगर खेत के अंदर क्या है आप पानी भर देते हो तो पौधे के फिर पानी भर जाएगा, फिर मिट्टी के अंदर सांस तो यानी ऑक्सीजन रहेगी नहीं, फिर पौधा सांस कैसे लेगा। तो धान के केस के अंदर पौधा सांस कैसे लेता है? क्योंकि धान के फसल जब तैयार करते हैं तो जो लो लैंड राइस होता है, अभी समझ में आएगा आपको लो लैंड राइस किसे कहते हैं। लो लैंड राइस जो होता है उसमें लगभग आपका स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर तक, बाद में 5 सेंटीमीटर तक, फिर 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा करके रखना पड़ता है। तो वो फिर सांस कैसे लेता है? तो वो सांस आपका लेता है, उसमें एक स्पेशल प्रकार के टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं,
एरनकाइमेटस टिश्यूज कहते हैं। इन एरनकाइमेटस टिश्यूज की मदद से वो सांस लेता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बाकी हो सकता है आपके वाइवा वगैरह होते होंगे, प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स या वाइवा के दौरान जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सवाल आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर राइस ग्रोइंग सीजन्स इन इंडिया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से सीजन में जो है राइस को ग्रो किया जाता है। तो अगर इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के अंदर 3 सीजन में राइस को ग्रो किया जाता है, 3 सीजन में, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 3 सीजन को, औस, अमन, बोरो, ठीक है, एक मेरा नाम भी है, औस, अमन, बोरो, इन 3 नाम से उसको क्लासिफाई किया गया। औस मतलब ऑटम राइस की बात हो रही है। इस राइस को हम मई जून में बोते हैं और अगस्त सितंबर में क्या है, काट लिया जाता है। एक है अमन राइस, जिसे खरीफ राइस कहते हैं या विंटर राइस जिसे कहा जाता है, जो आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, आपका इसके अलावा जो आसपास के जितने भी अपने नॉर्थन प्लेन वाले रीजन है, उसमें आपका ये अमन राइस ही कल्टीवेट किया जाता है। जून जुलाई में बोते हैं और अपने जून जुलाई में ही होता है, और उसके बाद क्या है, नवंबर दिसंबर में क्या है, उसे काट लिया जाता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर कह दो या फिर अक्टूबर नवंबर आप कह सकते हो, उसको कट कर लेते हैं। बोरो राइस जिसे समर राइस कहते हैं, ये आपका जनवरी फरवरी में बोया जाता है और अप्रैल मई में क्या है, इसे काट लिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, तीनों के तीनों सीजन। अगर आपको यहाँ पर याद नहीं भी रहता है और मान लो एग्जाम के अंदर आपको सोइंग सीजन लिखना है, अब आपको नहीं पता है कि क्या लिखूं यार, 3 सीजन थे, कौन कौन से हैं, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे, सोइंग टाइम, उस समय आप क्या बताएंगे, धान का बताओ। सोइंग टाइम की अगर मैं बात करता हूं, बुआई की बात करता हूं, तो आप क्या बताएंगे, धान की बुआई का टाइम बताओ भाई फटाफट। सोइंग टाइम आप क्या बताओगे, मैंने आप लोगों को बताया है खरीफ क्रॉप्स जो होती है उन्हें क्या है, जून जुलाई के अंदर क्या किया जाता है, बोया जाता है, और आपका क्या है, सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या है, उन्हें कट कर लिया जाता है। बट धान है यहाँ पर, तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर आप थोड़ा सा लेकर चलोगे, तो थोड़ा सा डेटा आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, देखो आंसर मिल गया ना आपको। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तब भी एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये वाला लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, है ना। ये वाली स्ट्रेटेजी तब है जब मान लो तुम लोगों को नहीं ध्यान रहता है एग्जाम में, भाई एग्जाम के अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है, तो नहीं माइंड में रहता है यार कौन सा अमन में कौन था, कौन सा कहाँ था, क्या था, तो उस केस के अंदर आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नीचे लिखा हुआ है रीजनल नोट। नॉर्थ वेस्ट प्लेन रीजन में, यानी जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह है, वहां पर मेनली खरीफ राइस को ग्रो करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। देन वेराइटल इवोल्यूशन एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज दी गई हैं। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको वेराइटीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है, यानी जस्ट आपको धान की 5 7 10 जितनी वैरायटी याद कर सकते हो उतनी वैरायटी याद करो, और आपको एक हेडिंग डालनी है वैरायटी, और उसमें क्या है, उन वैरायटीज के नाम लिख देने हैं। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे आपको यहाँ पर क्या है, हेडिंग डालनी है एक वैरायटी, क्या हेडिंग डालनी है अपने एग्जाम के अंदर, हेडिंग डालनी है आपको वैरायटी, ठीक है। सभी फसलों के लिए बता रहा हूँ, आपको हेडिंग डालनी है वैरायटी, और वैरायटी के डालने के बाद जितनी भी वैरायटीज आपको याद होगी, जैसे आपका IR8 है, ये आपकी किसकी है, राइस की वैरायटी है, ठीक है। देन इसके अलावा TN1 हो गया, ये किसकी, राइस की वैरायटी है। देन आपकी जया होगी, ये आपकी राइस की वैरायटी है, ठीक है। देन आपका जगन्नाथ होगी, जगन्नाथ, ये आपकी क्या है, राइस की वैरायटी है, ठीक है। तो जितनी भी आपको वैरायटीज याद है, जितनी भी आपको वैरायटीज याद है, 5 10 16 20 25 जितनी आपको याद रह सकती है, क्योंकि वैरायटी अनगिनत है, तुम जितनी मर्जी याद कर लो, ठीक है। तो वो आप तुम इस तरीके से हेडिंग डाल के एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने अगेन कहा था आपको नोट्स में ऐसे दूंगा जो कि आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे, तो यहाँ पर देखो TN1, ये आपकी कह लीजिए एक तरीके से पहली वैरायटी है जो डेवलप की गई थी, आपको किसको, DG बूजन जो है आपका, ये एक तरीके का जो है जीन है, ये क्या है, ड्वार्फिंग जीन है। देखो यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, द सोर्स ऑफ द ड्वार्फ एंड नाइट्रोजन रिस्पॉन्स जीन, ये एक तरीके का जीन है जिसका इस्तेमाल किया गया, यानी DG बूजन
और आपका टसाई यंग चंग, इन दोनों वैरायटी को क्रॉस करके इस वैरायटी को बनाया गया। किसको? TN1 यानी ताइचुंग नेटिव 1 को। देन IR8 जो है इसे मैरेकल राइस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये उत्पादन ज्यादा देता है। IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसे बनाया गया था 1966 के अंदर। ठीक है, देन आपका जया आ जाता है। जया जो है वो आपका TN1 यानी इसको और इसको, इन दोनों को क्रॉस करके बनाया गया था। इसे मैरेकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वैरायटी है जया, इसने इन दोनों वैरायटी से भी ज्यादा उत्पादन दिया इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, तो इसीलिए इसे मैरेकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और इसे मैरेकल ऑफ राइस के नाम से जो है आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, IRRI की फुल फॉर्म बता दी आपको, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। IRRI की फुल फॉर्म क्या है आपका? IRRI ये क्या है आपका? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट है राइस का। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसके द्वारा क्या है आपकी डेवलप की गई थी। और ये आपका कहां पर है? फिलीपींस के अंदर है। कहां पर है ये इंस्टीट्यूट आपका? फिलीपींस के अंदर जो है आपका ये इंस्टीट्यूट है। बात समझे कि नहीं समझे? कहां पर है? फिलीपींस के अंदर जो है आपका ये इंस्टीट्यूट है। देन एक है आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लेंगे भाई NRI। ठीक है, एक है आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक है आपका जो है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक आई थिंक आपका इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये डिफरेंट वो आपका है कत्तक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट राइस इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर आप फिलहाल जो है NRI इसको आप ध्यान रखिए। इसका एक बार मैं देख लूंगा, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर आपका इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जहां तक मुझे पता है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि आपकी कत्तक के अंदर है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर वैरायटी के अगेन, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी एक चीज मैं तुम लोगों को कहूंगा, अभी तुम थर्ड सेमेस्टर में हो, तुमने पेड बैच लिया है, तो जो भी नोट्स तुमको यहाँ पर, सभी टीचर्स का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं अपने वाले कह रहा हूँ, जो मेरे नोट्स में तुम लोगों को दे रहा हूँ, इनकी PDF डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख लेना, आगे फ्यूचर में आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर जैसे पूसा बासमती होगी, ये आपकी IARI न्यू दिल्ली के द्वारा क्या डेवलप की गई थी? पूसा RS10, इसे जनरली हम क्या है PRH के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? PRH के नाम से भी जानते हैं। ये PRH10 ये आपकी वर्ल्ड की पहली वैरायटी है बासमती राइस की। ठीक है, देन आपका PHB71 हो गया, हाइब्रिड राइस हो गया। हाइब्रिड राइस को जो है आपका चाइना के अंदर डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था? चाइना के अंदर जो है आपके व्यक्ति थे जिनका नाम था, कहाँ गया वो, आपके नाम उनका नहीं दिया यहाँ पर, है ना? उनका नाम यार ताइचुंग पता नहीं, ऐसे कुछ उनका नाम था। अभी नाम मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है क्योंकि चाइनीज नाम अजीब ही होते हैं। ठीक है, देन आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आपका क्या है? एक आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। ठीक है, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है आपका राइस है। ये जो गोल्डन राइस है इसके अंदर क्या है? एक मछली है, मछली का जीन डाला गया। ठीक है, जिससे इसके अंदर क्या हुआ? बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है बढ़ गई। और बीटा कैरोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिसके अंदर जीन को इंसर्ट किया गया और उसमें बीटा कैरोटीन को क्या किया गया आपका? OS सर फुल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए? फुल सब्जेक्ट नोट्स क्या है? क्लास वाइज मिलेंगे भाई, है ना? OS क्लास वाइज मिलेंगे आपके। जैसे 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 आपका ये पैडी है ना, पैडी की कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी ये आपकी। ठीक है, पूरी की पूरी PDF जो है मिल जाएगी आपको, पूरी खेती आपको मिल जाएगी। ऊपर इंग्लिश में है, नीचे सेम यही आपकी हिंदी में है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट यहाँ पर जो देखो, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, इनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ वैरायटी के नाम याद करने हैं,
5 से 7 नाम याद कर लेना ताकि आप एग्जाम में लिख सको, बस ज्यादा नाम याद नहीं करने। हजारों वैरायटीज हैं, हजारों भाई, कितने याद करोगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट वैरायटीज यहाँ पर दे दी हैं, उनके नाम नाम जस्ट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं मेजर राइस इकोसिस्टम एंड प्रोडक्शन पैकेज। अब यहां पर हम बात करेंगे कि धान की खेती को कैसे करते हैं। तो धान की खेती 3 प्रकार से जो है आपकी की जाती है, 3 नहीं 4 उंगलियां दिखा रहा हूं है ना। 3 प्रकार से धान की खेती की जाती है। एक वो खेती होती है जहां पर पानी की कमी होती है, क्योंकि आपको पता है, देखिए आपका धान के जो खेती होती है उसे जनरली क्या है, पानी ज्यादा चाहिए होता है ना। तो 3 प्रकार की क्या है आपकी खेती होती है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब वो 3 प्रकार की खेती कहाँ कहाँ पर होती है। ऐसे रीजन, ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पानी की कमी है वहां तुम खेत के अंदर पानी तो भर नहीं पाओगे। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पर धान की खेती होती नहीं है, वहां पर भी धान की खेती होती है। तो उस धान की खेती को हम कहते हैं अपलैंड राइस या रेनफेड अपलैंड राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपलैंड राइस। अपलैंड राइस का मतलब यानी ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगह जहां पर पानी की कमी है, तो वहां पर जनरली क्या है, जमीन पर ही खेती की जाती है। जमीन पर ही खेती की जाती है का मतलब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जब मिट्टी क्या है आपकी दिखती रहती है। जो लोलैंड राइस होता है उसमें पानी भर दिया जाता है, पानी भर के उसमें खेती की जाती है, तो वो आपका लोलैंड राइस होता है। और एक होता है इन दोनों के बीच का, वो होता है आपका सेमी लैंड राइस, यानी जिसमें क्या है, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आपका जब तक मॉनसून नहीं आता है तब तक सूखी रहती है मिट्टी, जब मॉनसून यानी बारिश होने लगती है उस समय खेत में क्या है, पानी आपका भर जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपका सिस्टम 1 के बारे में, यानी ड्राई सिस्टम जिसे कहते हैं, या अपलैंड राइस या रेनफेड अपलैंड राइस इसे जो है कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ जो धान की खेती है इसमें देखो खेत के अंदर आपको कोई पानी नजर नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, नॉर्मली जैसे बाकी फसलों के अंदर सिंचाई करते हैं उसी तरीके से इसमें भी आपको सिंचाई करनी होती है। ठीक है, तो ये जो अपलैंड राइस है इसे जनरली क्या है, ईस्टर्न इंडिया यानी जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या सेंट्रल इंडिया में जैसे मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें क्या है आपका उगाया जाता है। तो ये आपको याद रख सकते हो तो रखिए, अदरवाइज कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर खेत की तैयारी, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप धान की खेती करनी है तो पिछली 3 क्लासों में मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्या है, खेत को तैयार किया जाएगा, यानी फील्ड प्रिपरेशन आपकी की जाएगी। तो देखो फील्ड प्रिपरेशन लिखा हुआ है। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको नहीं पता है कि किसी फसल का फील्ड प्रिपरेशन या खेत को तैयार कैसे करना है, तो सिंपल आपको कैसे लिखना है, सिंपल आप लिखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, एक बार जो है खेत की प्राथमिक जुताई करेंगे, यानी प्राइमरी टिलेज उसके अंदर किया जाएगा। बताया था ना प्राइमरी टिलेज क्या होता है। प्राइमरी टिलेज करने के बाद उसके बाद हम उसमें द्वितीय भू परिष्करण करेंगे 2 से 3 बार, या जिसे हैरो चलाना कहते हैं, 2 से 3 बार हैरो चलाया जाएगा। जर्नल मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लो, नोट कर लो। यानी एक बार प्राथमिक जुताई की जाएगी, प्राइमरी टिलेज किया जाएगा, 2 से 3 बार जो है सेकेंडरी टिलेज यानी कि द्वितीय भू परिष्करण करेंगे, यानी हैरो चलाएंगे। 2 से 3 बार हैरो चलाने के बाद क्या होगा, जमीन मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी होने के बाद मिट्टी को, उसको खेत को क्या किया जाएगा, लेवल किया जाएगा, यानी पाटा लगा के खेत को लेवल कर देंगे। बस खेत आपका हो चुका है तैयार। अब उसके अंदर आपको गोबर की खाद डालनी है। तो लास्ट जुताई जब आप करोगे तो उससे पहले आपको क्या है, गोबर की खाद डालकर उसके अंदर मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, फील्ड इज प्लोड एंड हैरोड रिपीटेडली फॉलोइंग समर रेन्स टू अचीव फाइन वीड फ्री टिल्थ, अप्लाई जिप्सम 1 टन पर हेक्टेयर, इनकॉर्पोरेटेड FYM और कंपोस्ट ड्यूरिंग द फाइनल प्लोइंग। यानी जो गोबर की खाद है या जिप्सम आपको डालना है या कंपोस्ट डालना है तो 12.5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना है। तो फाइनल प्लोइंग या जुताई की जाएगी उससे पहले आपका डाला जाएगा। अब गोबर की खाद का रूल बताता हूँ, देखो यहाँ पर तुम लोग नोट कर लेना इस पॉइंट को, सभी फसलों के अंदर अप्लाई कर देना। जितनी भी आपकी सीरियल्स क्रॉप्स है, जितनी भी आपकी सीरियल्स है यानी धान्य फसलें हैं, सभी में आप लोग अप्लाई कर दोगे। जितनी भी सीरियल्स है सभी में आपको गोबर की खाद कितनी डालनी है, 10 से 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से डालनी है। 10 से 20 टन पर हेक्टेयर यहाँ पर डालनी है आपको।
तो ये डोज आप लिख देना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये आपका धान के खेत तैयार किया ना आपने, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट की बात करते हैं 12.5 टन दिया हुआ है, तो आप ये लिखना चाहिए, लिख दो। देन आप आगे मक्का पढ़ोगे, सोरगम पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे किसमें क्या था किसमें नहीं था। तो ये जर्नल याद रखो 10 से 20 टन। तो यहाँ पर आप 10 से 12 कर सकते हो, 10 से 15 कर सकते हो, 15 टन कर सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक रेंज आप लिख सकते हो 10 से 20 टन पर हेक्टेयर हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। डन है भाई, सभी को क्लियर है चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा सोइंग टाइम, यानी किस समय बुआई की जाएगी। तो ये जो बुआई आपकी की जाएगी मई जून के मंथ में की जाएगी, या जून जुलाई भी आप कर सकते हो। हालांकि इसे हम क्या है मई जून के अंदर रखेंगे। किस में रखेंगे, मई जून में जो पहली वाली थी ना ओस वाली, वो आएगी इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है ड्राई लैंड राइस या अपलैंड राइस है। देन रिकमेंडेड वेराइटीज, कौन कौन सी वेराइटीज इसमें उगाई जाती हैं, तो यहाँ पर वेराइटीज दी हुई है, इन वेराइटीज को आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है याद करना। नेक्स्ट उसके बाद सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो बीज दर कितना चाहिए होगा, 75 केजी पर हेक्टेयर यहाँ पर बीज दर आपको चाहिए होगा। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, सीड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, यानी बीज का उपचार किया जाता है ताकि जब बीज खेत में बोया जाए वो खराब ना हो, उसका अंकुरण अच्छा हो। तो यहाँ पर जो है आपका वेविस्टिन और थायराम, ये आप लोग याद रख लो। और जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी फसलें हैं, उनमें सीड ट्रीटमेंट करना है, यही लिख देना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, यही लिख देना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर तो यार ऐसी गोलमोल बातें बताए जा रहे हैं, बट एक बार समझना, तुम लोगों को मैं यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अभी पहली क्रॉप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। अभी जैसे जैसे तुम आगे फसलें पढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा कि यार ये इसमें था या इसमें था, इसमें था या इसमें था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। और फिर तुम ये रिग्रेट करोगे यार मैंने एग्रीकल्चर क्यों ली, ये तो डॉक्टर की पढ़ाई से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम लोगों को ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा। तो इसीलिए जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना कॉमन वाले, इनको सेपरेट पेज पे लिखते रहना। तो अगर आपका सीड रेट की बात आती है, सीड रेट तो आपको याद रखना ही है, लेकिन सीड ट्रीटमेंट की बात आती है, बीज उपचार की बात आती है, तो वहां पर ये वाली आप हर फसल के अंदर अप्लाई कर देना, आपका यहाँ पर आंसर गलत नहीं होगा। डन हो चुका है। देन उसके बाद क्या है सोइंग मेथड, यानी अब क्या किया जाएगा, सीड ट्रीटमेंट हमने कर दिया, जितना सीड चाहिए तो हो गया, अब बीज की बुआई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है पानी, यहाँ पर आपका खेत के अंदर पानी तो भरना नहीं है, तो नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बीज बुआई करनी है खेत के अंदर। तो बीज की बुआई आप कैसे कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। पता है ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, बीज लिया खेत के अंदर ऐसे फेंक के छिड़क दिया और उसके बाद पाटा लगा के उसको मिट्टी से दबा दिया, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप लाइन सोइंग कर सकते हो, यानी बीज को लाइन में बुआई कर सकते हो। तो इन दो मेथड से आप बुआई कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देन आपने बुआई कर दी, उसके बाद बीज अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, तो अब उसमें आप पानी वगैरह भी लगाएंगे, साथ ही साथ उसमें खरपतवार वगैरह उगेंगे, उनको भी खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया इंटर कल्चर एंड आफ्टर केयर, यानी बुआई के बाद आपको क्या करना है। तो उसके अंदर क्या है, आपको लगभग 10 से 12 दिन के बाद जब फसल आपकी जम जाएगी, तो उसमें क्योंकि आपने बीज को ऐसे ही बोया है, तो उसमें क्या है पौधे आपके बहुत घिनके होंगे, तो आपको उन्हें क्या करना है, जो आपके पास पास में पौधे हैं उनको उखाड़ कर आपको स्पेसिंग मेंटेन करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। यहाँ पर कितने 10 से 12 दिन के बाद, बुआई के 10 से 12 दिन के बाद। देन आपका आ जाएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, खाद कितनी डालनी है। तो देखो यहाँ पर 80 40 40 केजी, यानी कि 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फोस्फोरस, 40 केजी पोटेशियम आपको यहाँ पर डालनी है। अब इसमें अगर आप लोगों को पता है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आधी डोज नाइट्रोजन की डालेंगे, फोस्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज बुआई के समय ही डाल दी जाएगी। वही चीज देखो यहाँ पर लिखी हुई है, फुल डोज ऑफ फोस्फोरस एंड पोटेशियम अलोंग साइड 50% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आपका डाल दिया जाएगा ड्यूरिंग फाइनल प्लोइंग, यानी जब खेत की जुताई की जाएगी उस समय, फाइनल जुताई होगी उस समय, या फसल की बुआई होगी उस समय। बाकी की जो 50% नाइट्रोजन बची है उसके दो इक्वल डोज करेंगे, है ना, और दो इक्वल डोज यानी 50-50% दो डोज में डाली जाएगी। पहली डाली जाएगी 20 से 25 दिन के बाद, बुआई के 20 से 25 दिन के बाद। दूसरी जो है सेम आपके 20 से 25 दिन और ऐड कर दो, यानी 40 से 45 दिन के बाद लगभग क्या है हम दूसरी डोज यहाँ पर डालेंगे।
और ये बात भी आप नोट कर लो, यही वाला जो है आप जो दूसरी स्प्लिट डोज दोगे ना, यानी कि जो 50% नाइट्रोजन बाद में दोगे, वो हर एक फसल में इतने दिनों बाद ही लिख देना, आपका आंसर सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। हर एक फसल में इतने दिनों बाद ही लिख देना, आपका आंसर सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देन देखो, मैंने आप लोगों को कहा था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट ऊपर नीचे पॉइंट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर दिया हमने, अब आ जाएगा वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, निराई गुड़ाई करनी है। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कितने दिनों बाद निराई गुड़ाई बताई थी आपकी, मैंने बताई थी 15 से 20 दिन में पहली निराई गुड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर आपका है कि नहीं है, देखो यहाँ पर फर्स्ट हैंड वीडिंग जो है 15 से 20 दिन, दूसरी आपकी लगभग 40 से 45 दिन। तो 40 से 45 दिन वहां पर दिया हुआ था, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी तो वही देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और यही दिन आपको हर फसल के अंदर लिखने हैं, यही दिन आपको हर फसल के अंदर लिखने हैं। ठीक है, आप में से देखो कुछ बच्चे चले गए हैं, एक आधा बच्चा क्लास के अंदर जो है जो कंटिन्यू देख रहा है, डेफिनेटली आपको इसका असर देखने को मिलेगा। कौन है भाई, नाम फटाफट करेंगे, अमरजीत, है ना? हाँ, 15 से 45 डेज जो है क्रिटिकल होता है, और 20 से 40 दिन जो है आपके निराई गुड़ाई के होते हैं। तो 20 से 40 दिन, 15 से 20 दिन लगा लो, 40 दिन है जो 40 से 45 दिन लगा लो, है ना? रेंज आप 4-5 दिन ऊपर नीचे करके चलोगे, लिख दोगे, आपका आंसर सही होगा। बात क्लियर होगी है? तो ये आपका वीड मैनेजमेंट हो गया। देन इसके अलावा वीड मैनेजमेंट के लिए आप केमिकल हर्बिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हर्बिसाइड्स अगर कोई आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अमरजीत, ओके, चलो नेक्स्ट। यहां पर जो है हमारा अपलैंड राइस कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका है, डन है भाई। अपलैंड राइस कल्टीवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत है अभी तक बताओ? अमरजीत, समझ में आ रही है ना चीजें सभी? अमरजीत सिंह नहीं, मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूँ, मैं हेमवती नंदन बाहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जो कि श्रीनगर गढ़वाल के अंदर है, उत्तराखंड में। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका है सेमी ड्राई सिस्टम। सेमी ड्राई सिस्टम का मतलब, यानी ये आपका बीच का होता है, यानी ये एक ऐसी फसल होती है जिसमें जब हम फसल की बुआई करते हैं ना, उस समय आपका खेत में पानी नहीं भरते हैं। लेकिन जब मॉनसून आपका आता है, तो मॉनसून जब आता है तो बारिश ज्यादा होती है, तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और उस समय क्या है, खेत के अंदर पानी भर जाता है। तो यहाँ पर देखो, एन इंटरमीडिएट सिस्टम वेयर द क्रॉप बिहेव्स लाइक अपलैंड ड्राई राइस फॉर द फर्स्ट 45 टू 60 डेज। यानी आपका लगभग स्टार्टिंग के जो 1.5 से 2 महीने होते हैं, 45 टू 60 डेज मतलब 1.5 से 2 महीने लगभग। तो 1.5 से 2 महीने तक जनरली क्या है, जब तक मॉनसून नहीं आता है, यानी जब तक बारिश आपकी नहीं होती है, तब तक क्या है, वो आपका एज अ अपलैंड राइस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब बारिश आ जाती है, once heavy rain submerge the field, the standing crops undergoes a cross flowing operations known as bushing या बुशनिंग इसे कहते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। 1.5 से 2 महीने तक तो वो जनरली क्या आपका यानी कि उसमें खेत में कोई पानी नहीं होता है। जब आपका मॉनसून आता है, बारिश होती है तेज से, और पानी खेत के अंदर भर जाता है, क्योंकि जनरली क्या है आपका ये अपलैंड राइस है, तो इसमें क्या है, खरपतवार का चांसेस ज्यादा खरपतवार का जो प्रकोप है ज्यादा देखने को मिलता है। जो पीछे वाला आपका जो है अपलैंड राइस खेती हमने पढ़ी है, उसका नुकसान यही है कि उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आपके देखने को मिलते हैं, और उत्पादन आपका कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लो लैंड राइस के कंपेरिजन में। तो जब हम ये आपका सेमी ड्राई सिस्टम आपका होता है, इसके अंदर आपका एक प्रैक्टिस होती है जिसे हम कहते हैं ब्यूसनिंग। अब इस ब्यूसनिंग के अंदर क्या किया जाता है, जब खेत के अंदर पानी भर जाता है, तो जो हैरो होता है ना, जो हैरो होता है, हैरो हैरो कह लीजिए, हैरो नहीं, प्लो कह लीजिए, देसी हल पता है आपको, है ना? प्लो यानी कि हल कहते हैं, लकड़ी वाला हल आप लोगों ने देखा होगा। उस लकड़ी वाले हल से हम क्या करते हैं, खेत की हल्की हल्की सी जुताई करते हैं। इससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो पानी जमीन में यानी मिट्टी में अच्छे से चला जाता है। दूसरा, मिट्टी के अंदर एरेशन बढ़ जाता है। तीसरा, जो खरपतवार होते हैं वो आपके क्या है, खत्म हो जाते हैं, और आपकी फसल जो है अच्छे से होने लगती है। तो ये आपका होता है सेमी ड्राई सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो बुआई होती है वो मई जून में क्या है आपकी की जाती है, सेम जिसे आपकी अपलैंड राइस मई जून में किया गया था, सेम वही आपका टाइम यहाँ पर भी है।
वैरायटीज यहाँ पर दी हुई हैं, आपको याद करनी है कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सीड रेट की बात करता हूँ, सेम ही सीड रेट आपका है 75 केजी, वहां पर भी 75 केजी था, यहाँ पर भी 75 केजी है। स्पेसिंग यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर है, ये आपकी रो स्पेसिंग है, यानी लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आपकी कितनी रखी जाती है, 20 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर रखी जाती है। फर्टिलाइजर की डोज देखो सेम है 80 40 40, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर फर्टिलाइजर डालेंगे जैसे पीछे डाला था। कैसे? 50% नाइट्रोजन बुआई के समय यानी कि लास्ट फ्लोइंग होगी उस समय, और आपका फोस्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज। बचा 50% यानी 40 केजी जो नाइट्रोजन बचा है, उसको हम 20-20 केजी की 2 स्प्लिट डोज बनाएंगे। पहली डोज जो है 20 से 25 दिन के बाद, बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद, मतलब 1 महीने बाद लगभग देंगे। और दूसरी क्या है, लगभग 2 महीने बाद, यानी कि 40 से 45 दिन के बाद क्या है आपकी दी जाएगी। तो वही सेम आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वीड मैनेजमेंट, खरपतवार का प्रबंधन, तो वो आपका ब्यूसनिंग जो मैंने अभी आपको बताया खरपतवार के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये आपका जो सेमी मतलब कि लैंड राइस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आ जाता है आपका वेट सिस्टम या लोलैंड या ट्रांसप्लांटेड राइस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, है ना। इसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही, है ना। वंस अगेन क्या चीज दोबारा से रिपीट करनी है, नीतीश कुमार प्लीज बता दीजिए क्या चीज रिपीट करनी है ना। बाकी जो वेट सिस्टम है या लोलैंड या ट्रांसप्लांटेड राइस है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने हरियाणा, पंजाब, या फिर अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार में ये आपका इस्तेमाल में लिया जाता है। सिस्टम 2 आप गायब हो चुके थे क्या बेटा? देखो सिस्टम 2 के अंदर कुछ नहीं है भाई, सिस्टम सेमी ड्राई सिस्टम। सेमी ड्राई का मतलब, सेमी मतलब होता है हाफ, यानी ये आपका ऐसा राइस होता है जब हम फसल की बुआई करते हैं। इसमें फसल की बुआई कब की जाती है भाई? मई जून में की जाती है, जो अपलैंड राइस में हमने की थी। मई जून में बुआई करते हैं, उस समय आपका मॉनसून नहीं आया था, तो लगभग क्या है 1.5 से 2 महीने तक जो है जमीन आपकी सूखी पड़ी रहती है, यानी पानी भरा हुआ नहीं रहता है। देन उसके बाद क्या आपका मॉनसून आता है, तेज बारिश होती है, खेत के अंदर पानी भर जाता है। तो पानी भरने के बाद हम क्या करते हैं, खेत में एक प्रैक्टिस करते हैं जिसे ब्यूसनिंग करते हैं, ब्यूसनिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये खेत है, खेत के अंदर आपका जो देसी हल होता है उसको चलाया जाता है खड़े पानी के अंदर। अब ये देसी हल जब चलाते हैं, ये करता क्या है, जो खरपतवार होता है उसको उखाड़ देता है, और क्या है आपके खरपतवारों को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये आपका ब्यूसनिंग कहलाता है। सोइंग उसी समय की जाती है, वैरायटी याद करने की जरूरत नहीं है, सीड रेट और देन आपका सोइंग मेथड और आपके जो है फर्टिलाइजर वगैरह वो सेम है जो हमने पीछे पढ़े थे। और खरपतवार का प्रबंधन भी सेम आपका जो है ब्यूसनिंग या फिर आपका हैंड वीडिंग वगैरह आप उससे करेंगे। ठीक है, बाकी ब्यूसनिंग से यहाँ पर किया जाएगा जब खेत के अंदर पानी भर जाएगा उस समय। क्लियर हो चुका है? बाकी देखो आपका तीसरा सिस्टम जो है वो हम कल पढ़ेंगे। बताओ भाई नीतीश कुमार, क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? इसीलिए मैंने वो आपकी 3 क्लासेस करवाई थी, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हाँ। चलो, तो अब बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। ये जो छोटी मोटी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। या इसको एक काम करते हैं, इसको प्रोवाइड क्या मतलब एक साथ ही मैं आप लोगों को दे दूंगा, है ना। कंप्लीट जब पैडी हो जाएगा कल, तभी इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को दूंगा। फिलहाल मैंने जो आपका कंप्लीट पीडीएफ है A4 साइज वाली, वो मैंने आपको दे दी है। फिर यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, सेम टाइम पे क्लास होगी आपकी। कल क्या है, बुधवार है ना। हाँ, कल आपका इसी क्रॉप प्रोडक्शन वाली क्लास चलेगी, तो कल हम खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, डन है, चलो ऑल द बेस्ट। तो ये हमारी पेड क्लास का डेमो था। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर दिए जाएंगे क्लास नोट्स और आपके A4 साइज नोट्स। A4 साइज नोट्स की मैं झलक आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए, ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज क्रॉप है।
इसके ये A4 साइज नोट्स हैं, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बेसिक इंट्रो है क्रॉप का वो दिया हुआ है प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट। देन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, ग्लोबल इकोनॉमी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, देन आपका क्यूलिनरी यूजेस, देन आपका फीड इंडस्ट्री, फोडर एंड साइलेज, देन आपका वैल्यू एडेड इंडस्ट्री प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मेज का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, उसी को टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सको। देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। वैरायटीज, जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो आपके बताई हो। एक चीज बता देता हूँ, ये जो A4 साइज नोट्स है ना, ये आपके अभी सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएंगे और आगे एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वैरायटीज आपकी हो चुकी हैं। देन उसके अलावा जो भी आपकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस रहती है उन सभी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें, चाहे लाइक आपका वाटर मैनेजमेंट हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, मेजर डिजीज होगी, देन आपका इंसेक्ट्स आपके हो गए, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हार्वेस्टिंग की बात आ गई, देन आपका इल्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक आपके कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आगे आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वो चीजें भी देखिए यहाँ पर आपकी मेंशन की गई हैं। अब सेम नोट्स यही आपके हिंदी मीडियम में भी नीचे दिए गए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले कंटेंट को प्रिंट आउट करके डाउनलोड करवा सकते हैं। इन नोट्स के बाद आपको कोई सेपरेट बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेपरेट जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो ये नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टोटल आपको 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट्स मेंशन है। जिनके आगे रिकॉर्डेड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं, और जिनके आगे टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स आपके लाइव आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, बाद में अपने सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के साथ मैच कर लेना कि कितने सब्जेक्ट्स आपके मैच हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर अलग सब्जेक्ट है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, 5 से 6 सब्जेक्ट जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है वो इनसे मैच होंगे, और मैच होने के बाद आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट और एडिशनल इसके अंदर एड ऑन किया गया है, तो टोटल 20 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और उसके बाद एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी में जाना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखो आप जनरली क्या जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर आपको जाना है और यहां पर अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जब जाओगे ऑल कोर्सेज में जाना, और यहां पर फिर आपको एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये रहा। इसी तरीके से ऐप में एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। देन जाना आपको एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम वाली कैटेगरी में। ऐप में आपको जो एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे इस तरीके से, उसमें एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट करना, और ये रहा आपका देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर। और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट बैच नजर आ जाएगा। ये सेकेंड सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी जरूरत है नहीं आपको, ये थर्ड सेमेस्टर है। तो इसमें जाओगे आप, यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर जाना है मोर ऑफर पर। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले फैकल्टीज की बात करूं, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, तो ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। देन उसके बाद स्टडी प्लान की, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कवर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर कवर है। तो ये देखिए टोटल आपकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टडी प्लान की, स्टडी प्लान पे आप जाना, यहाँ पर आपका कंप्लीट जो लाइव चल रहे हैं, जो लाइव आपके चल रहे हैं उनका स्टडी प्लान है। जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रिकॉर्डेड है, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और सेम यही क्वालिटी यही चीजें आपको वहां पर दी जाएंगी। तो अब एनरोल कैसे करना है, देखो आपको जाना है मोर ऑफर पर। ये जो बैच आपको नजर आ रहा है इसमें नीचे मोर ऑफर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y1021। जैसे ही आप Y1021 कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऐप के अंदर देखिए आप इस तरीके से एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स जो है लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर चेक कर लेना एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, इसे व्यू ऑल पे करना, और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर नजर आएगा, वहां पर आपको थर्ड सेमेस्टर नजर आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y1021 यूज करना है, प्लस आपको कॉइन्स यूज करना है।
इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाए, एनरोल करें और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, एडमिशन इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इस क्लास के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। एडमिशन इंक्वायरी नंबर एंड बैच का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट।